नमस्कार दोस्तों, नेचुरल कहानी में स्वागत है। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब का ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं तेरे माँ और पिताजी को अब और नहीं झेल सकती पंकज। इन्हें झेलते झेलते पता है तुझे, अब मुझे 5 साल हो गए हैं। या तो इन्हें वृद्धा आश्रम भेज दो या मुझे मायके छोड़ दो। फिर पंकज अपनी पत्नी रूपा से कहते हैं, ओ मेरी धर्म पत्नी, मेरी जाने बहार, तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और तुम क्या, मैं भी अपनी माँ बाबूजी से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं भी चाहता हूँ इन्हें घर से धक्के मार कर निकाल दूँ, कहीं बाहर दूर भेज दूँ। लेकिन ये बूढ़े इतनी आसानी से वृद्धा आश्रम जाने को तैयार नहीं होंगे। इनके लिए हमें बहुत ही तिकड़मबाजी करनी होगी रूपा। मुझे पता नहीं पंकज, तुझे जो भी करना है ना, जल्दी करो। ओके ओके जानू, अब तुम गुस्सा थूक भी दो। जल्दी से बुढ़े को घर से निकालने की साजिश करता हूँ मैं। तभी सामने से आवाज़ आई, पंकज, ओ पंकज बेटा, सुन तो जरा पंकज। पिताजी निरा उसके उनके पिताजी का नाम निराला था। निराला जी बार बार अपने बेटे को आवाज़ लगा रहे थे, पंकज, पंकज। पंकज गुस्से में आकर तिलमिला जाता है और कहता है, देख लो बुढ़े को, हमें अपनी पत्नी के साथ 2 पल बातें भी नहीं करने देता। ओ पंकज। इतना सुनते सुनते पंकज तिलमिला जाता है और जल्दी से बुढ़े को घर से बाहर निकालने की साजिश करने लगता है। तभी रूपा कहती है, पंकज मैं कह रही हूँ ना, जल्दी से इसे बाहर निकालने की साजिश करो और तुम हो कि देर किए जा रहे हो। रूपा गुस्से में मुंह फुलाते हुए बोली। इधर पंकज अपने पिताजी के कमरे में जाता है और कहता है, क्या दिक्कत है आप दोनों की? जब देखो पंकज 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 चिल्लाते रहते हो। फिर पंकज की माँ कहती है, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपने पिताजी से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? माँ, आप दोनों ने हमें परेशान कर दिया है। मेरी तो जिंदगी नरक बन गई है। मैं तो सोच रहा हूँ आप दोनों को वृद्धा आश्रम छोड़ दूँ। तभी पंकज की माँ रोते हुए सिसकते हुए कहती है, बेटा हमने अपनी पूरी जवानी खत्म कर दी तुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाने में। अब हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं तो तू अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजना चाहता है? तू भी तो जब छोटा था कितना परेशान किया करता था हम दोनों को। लेकिन हमने और तेरे पिताजी ने तुझे अपने से कभी दूर नहीं किया, अपने कलेजे से सटा कर रखा। और आज तुम कह रहे हो कि हमें वृद्धा आश्रम भेज दोगे? सीता जी रो रो कर अपने दिल की बात पंकज को सुना रही थी। तभी पंकज के पिताजी निराला जी कहते हैं, देखो बेटा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है इन सब बातों के लिए। हमने तो बस तुझे आवाज़ इसलिए दिया था कि आज तुझे छुट्टी है, तो हमें और तू अपनी माँ को अस्पताल ले चलता तो हम दोनों की दवाई शुरू हो जाती। तुम्हारी माँ की आंखों में बहुत तकलीफ़ हो रही है और हमें भी कई महीनों से चेकअप नहीं करवाया है। बस बेटा, आज चले जाता लेकर हम दोनों को डॉक्टर के पास तो अच्छा होता। बस इसलिए हमने तुझे आवाज़ लगाई थी। लेकिन माँ पिताजी आप दोनों ने हमें समझ क्या रखा है? ये एक दिन की तो छुट्टी मिलती है, उसमें भी आप दोनों को डॉक्टर के पास ले जाऊं तो मैं अपनी पत्नी को कब समय दूंगा? मेरी पत्नी को भी तो शॉपिंग पे जाना होता है, शॉपिंग के लिए लेकर जाना होता है। फिर रूपा अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी तो करती है। मतलब अगर आप दोनों को डॉक्टर के पास ले जाऊं और उसे समय ना दूं तो वो नाराज़ नहीं होगी हमसे? बस अपना काम थमा देते हो आप दोनों। और पैसे का क्या पेड़ पर उगते हैं? ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं, नहीं मेरे पास समय। इतना सुनते ही निराला जी कहते हैं, बेटा तू इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कह रहा है हमें? अभी मेरे पैरों में इतनी ताकत है और मेरे पास इतना पैसा भी है कि मैं अपनी पत्नी और खुद का ध्यान रख सकूं। ठीक है, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा सकूं। इतना सुनते ही पंकज पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद निराला जी और सीता जी जब तैयार होकर घर से बाहर निकले, बैंक में कुछ पैसे थे जिससे वो अपना और अपनी पत्नी का खर्चा चलाया करते थे। पैसे निकाल कर वह डॉक्टर के पास जाने वाले थे। जैसे ही वो घर से बाहर कदम रखे कि इधर रूपा
पंकज से कहती है, देख लो पंकज, ये बूढ़े और बुढ़ी हम दोनों को जीने नहीं देंगे। जितना जल्दी हो सके इस बूढ़े और बुढ़ी को वृद्धाश्रम भेज दो। लेकिन रूपा, ये दोनों जाने को राजी होंगे तब ना। ऐसा करो, तुम भी कुछ सुझाव दो ना हमें। देखो पंकज, मेरा तो सीधा सा फंडा है, एक ही सुझाव है, दोनों को नींद की गोलियां देकर मार डालते हैं। अरे नहीं नहीं रूपा, जिंदगी भर जेल की हवा खानी पड़ेगी हम दोनों को। तो ठीक है पंकज, तुम ही कुछ सोचो ना, मुंह फुलाते हुए रूपा कहती है। इतने ही देर में पंकज के माता पिता घर आ जाते हैं और कमरे में बातें करने लगते हैं कि भाग्यवान, 5 दिन बाद डॉक्टर साहब ने फिर से चेकअप के लिए बुलाया है। और ये सारी बातें पंकज दरवाजे के बाहर से चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा था कि वहीं कोई सुझाव मिल जा गया इस दोनों से छुटकारा पाने की। तभी पंकज खुश होकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे उसकी गाल खींचते हुए कहता है, उसे गोल गोल घुमाते हुए कहता है, रूपा रूपा रूपा, हमें एक तरकीब मिल गया दोनों बुढ़ो बुढ़ी से छुटकारा पाने की। वो क्या है? क्या बात है पंकज, जरा हमें भी बताओ ना, जल्दी बताओ हमें। फिर पंकज अपनी पत्नी के कानों में फुसफुसाता है और कहता है, आज से दोनों अपने अपने मिशन पर लग जाओ। आज से तुम संस्कारी बहू और मैं आज्ञाकारी बेटा बन जाता हूँ। ये ठीक है, ठीक है। फिर रूपा अपने सास ससुर के लिए एक एक गिलास दूध लेकर जाती है कमरे में और कहती है, माँ, पिताजी, ये दूध पी लीजिए। अपनी बहू को आश्चर्य से देखते हुए निराला जी और सीता जी ये सोच रही थी कि ये इतना बदल कैसे सकते हैं। एक गिलास पानी तक नहीं देती कभी, और आज दूध का गिलास दे रही है। क्या बात है। माँ, बाबूजी, दूध पी लीजिए ना, मैं बहुत प्यार से लाई हूँ। फिर दोनों दूध पीने लगते हैं और रूपा दूध खत्म होने का इंतज़ार करने लगती है। दूध खत्म होते ही बाद रूपा अपनी सासू माँ का पैर दबाने लगती है। उसके बाद पंकज भी कमरे में आ जाता है और अपने पिताजी का पैर दबाने लगता है। आज पंकज के माता पिता को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। अपनी बूढ़ी आंखों से अपने बेटे और बहू को देखे जा रहे थे। बस थोड़ी देर पैर दबाने के बाद जब निराला जी और सीता जी सो जाते हैं तो पंकज और रूपा भी अपने कमरे में आ जाते हैं। और रूपा कहती है, बाप रे बाप, पता नहीं मैं कैसे बर्दाश्त कर रही थी बूढ़ी का पैर जिस समय मैं दबा रही थी। कोई बात नहीं रूपा, बस 3 दिनों की तो बात है, फिर चांदनी ही चांदनी रात है। फिर दोनों सो जाते हैं बातें करते हुए। सुबह होते ही पंकज अपनी माँ को बाबूजी के लिए नए नए कपड़े लाते हैं और कमरे में जाकर कहते हैं, पिताजी पिताजी, ये लीजिए आपके लिए नया धोती लाया हूँ। माँ, ये आपकी साड़ी कैसी है, ज़रा देखिए तो। अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी। निराला जी और सीता जी नए कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ देर पंकज अपने पिताजी के कमरे में बैठकर फिर वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं। और रूपा से कहता है, बाप रे बाप, ये बूढ़े बूढ़ी ना घर से जाते जाते भी खर्चा करवा कर जाएंगे। कोई बात नहीं डार्लिंग, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पिताजी को गन्ने की जूस और गन्ने की खीर बहुत पसंद है। मैं इस बूढ़े के लिए गन्ने का खीर लेकर जाती हूँ, वो खुश हो जाएगा और मेरे ऊपर विश्वास करने लग जाएगा। कुछ देर बाद गन्ने की खीर बनाकर अपने सास ससुर के लिए कमरे में लेकर जाती है रूपा। बाबूजी, मुझे पता था आपको बड़ा पसंद है, बड़ा मन कर रहा था आपका गन्ने का खीर खाने का। तभी सासू माँ कहती है, बहू, तुझे कैसे पता चला तेरे पिताजी को गन्ने की खीर खाने का मन कर रहा है? क्या माँ, आप भी ना, जब माता पिता सब कुछ समझ जाते हैं, बिना बच्चों के कुछ बोले ही वो सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं, सारे फर्ज निभाते हैं, तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि अपने सास ससुर माता पिता का ख्याल रखें। बस इसलिए हमने खीर बना लिया। ये सब सुनकर सीता जी बहुत खुश हो जाती हैं और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करने लगती हैं
कि बच्चों को सद्बुद्धि आ गई। सीता जी बहुत ही बुद्धिमान औरत थी। जब उनकी शादी हुई थी, उनके पति निराला जी बिजली विभाग में छोटे मोटे नौकरी करते थे। सीता जी नौकरी के पैसों से पंकज की पढ़ाई, घर का खर्चा और छोटे मोटे थोड़े थोड़े पैसे जमा करके सीता जी ने शहर में थोड़ी सी ज़मीन ले ली थी, जिस पर उन्होंने अपने सपनों का आशियाना खड़ा कर दिया। छोटा सा घर बनाया था। जब पंकज बड़ा हुआ, उसकी नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में पक्की हो गई। अब निराला जी और सीता जी की एक ही ख्वाहिश रह गई थी कि अपने इकलौते बेटे पंकज की शादी एक खूबसूरत, अच्छी, सुशील लड़की से कर दी जाए। उसके लिए निराला जी और सीता जी ने लड़की देखना भी शुरू कर दिया। 3-4 लड़की में से एक रूपा ही ऐसी लड़की थी जो सबको पसंद आ गई और दोनों की शादी हो गई। लेकिन सीता जी को कहाँ पता था कि भोली सी सूरत वाली रूपा इतनी क्रूर होगी, क्रूर बातें करेगी। वो अपने सास ससुर को डांट लगाएगी और घर के रीति रिवाज सिखाने पर पूरे घर को अपने सर पर उठा लेगी। हाँ, निर्मल जी थोड़ा गुस्सैल मूड के थे। उन्हें अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन सीता जी समझा बुझाकर अपने पति को शांत कर लिया करती थी। घर जैसे तैसे ठीक ठाक चल रहा था। पंकज शादी से पहले अपने माता पिता की खूब सेवा किया करता था, हर बात मानता था। लेकिन जब से उसकी शादी हुई, अपनी पत्नी के रंग में वो भी रंग गया। पंकज बहुत ही रिश्वतखोर लड़का था। पिताजी के लाख मना करने के बावजूद वो मौका पाते ही अपनी कंपनी वालों की तरफ से किसी के घर भी चला जाता रिश्वत लेने। बहुत ज़्यादा बहाने बनाता। एसी या बिजली के बहाने से रिश्वत लेने पहुंच जाता। जबकि पिताजी निराला जी हमेशा कहा करते थे, बेटा रिश्वत मत लो, ये बहुत बुरी आदत है, इसमें ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है बेटा। लेकिन पंकज कहाँ मानने वाला था पिताजी की बात। वो कहता, पिताजी आप मेरी तरक्की से, मेरे पैसों से जलते हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। आप नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं, इसलिए आप हमेशा हमें रिश्वत लेने से डांटते हो, रोकते हो। आप नहीं चाहते कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊं। आप नहीं चाहते कि मैं अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन जीऊं। हमेशा मेरी खुशियों के अड़चन बनते रहते हो आप इतना सब कुछ सुनते ही निराला जी अपना कंट्रोल खो बैठे और पंकज को एक जोरदार तमाचा लगा देते हैं। तब से पंकज अपने पिताजी से नफरत करने लगा था। और उसकी पत्नी रूपा, वो तो आग में घी डालने का काम किया करती थी। अब निराला जी और सीता जी भी बहुत परेशान हो चुके थे अपने बेटे बहू के हरकत से। लेकिन वो क्या करते, हार मानना पड़ता था। माता पिता चाहते हैं कि उसके बच्चे खुशहाल जीवन जिए और उसके जीवन में कभी कोई संकट ना आए। उसके रिश्वत लेने की वजह से निराला जी हमेशा दुखी रहा करते थे। उन्हें हमेशा डर लगा करता था कि ये कभी कोई बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। हर रोज़ के रोक टोक से पंकज अपने पिताजी और माँ से बहुत परेशान हो गए थे। अब पंकज और रूपा निराला जी के डॉक्टर के पास जाने की तारीख का इंतज़ार करने लगे थे, क्योंकि उसे बहुत जल्दी थी अपने माँ और पिताजी को घर से बाहर निकालना। डॉक्टर के पास जाने के ठीक एक दिन पहले पंकज अपने पिताजी के कमरे में जाता है रात को और कहता है, पिताजी उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए आपको समझ नहीं पाया, आपका अपमान करने लगा, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी। कोई बात नहीं बेटा, बस तू सुधर गया ना, यही मेरे लिए बहुत है, मैं खुश हूँ। अच्छा पिताजी, मैं यह सोच रहा था कल आपके डॉक्टर के पास जाने का समय है, आपको और माँ जी को डॉक्टर के पास ले चलता हूँ मैं। इतना सुनते ही निराला जी खुश हो जाते हैं। फिर कहता है पंकज, पिताजी डॉक्टर के पास जाने के पहले एक मंदिर है, मैं चाहता हूँ वहाँ आपको और माँ को घुमा दूँ जाकर। उस मंदिर की बहुत मान्यता है पिताजी, लोग कहते हैं जो भी मन्नतें मांगी जाए पूरी हो जाती है। इतना सुनकर सीता जी बहुत खुश हो जाती हैं और जाने को भी तैयार हो जाती हैं।
मंदिर। सुबह होते ही निराला जी, सीता जी और पंकज, रूपा चारों तैयार होकर कार में बैठ जाते हैं और पंकज कार को डॉक्टर के पास नहीं ले जाता है बल्कि हम हाईवे की तरफ मोड़ लेता है बहुत दूर जंगल में और वहाँ कहता है, पिताजी लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। अभी गाड़ी पीछे मोड़ता हूँ पिताजी और डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है भूल। जब बेटे बहू मेरे साथ हैं तो हमें किस चीज़ की चिंता होगी भला। तभी गाड़ी से खड़खड़ की आवाज़ आती है जो कि पंकज और रूपा के प्लान का एक हिस्सा था और इतना परेशान दिखाता है अपने आप को ताकि पिताजी और माँ को कोई शक ना हो। पिताजी को लगता है गाड़ी खराब हो गई है, आप और माँ यहीं पर आराम कर लीजिए और मैं और रूपा गाड़ी को ठीक करवा कर आता हूँ पिताजी, नहीं तो ये गाड़ी आगे घने जंगल में जाकर दोबारा से बंद हो जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों अपना ख्याल रखना बेटा, बहुत अंधेरा है, बहुत जंगल है और सुनसान जगह, और जल्दी आना बेटा। हाँ हाँ पिताजी, फिक्र ना करें आप। इतना कहकर पंकज और रूपा वहाँ से कार लेकर धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए खिसकाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। पंकज कुछ दूर जाते ही अपनी बीवी का गाल खींचकर कहता है, रूपा अब तो तुम खुश हो ना डार्लिंग। अब मैं बहुत खुश हूँ इन बूढ़े बूढ़ी से पीछा छूटा। इधर सीता जी और उसके पति अपनी बूढ़ी आंखों से अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते थक चुके थे। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी आई और वो आकर कहते हैं, आंटी जी, अंकल जी, आप दोनों इस सुनसान अंधेरी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। तब सीता जी और उसके पति ने सारी बात पुलिस को बता दी। पुलिस हर चीज को, हर बात को अच्छी तरह समझ चुके थे। उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर अपने क्वार्टर ले जाते हैं और वहाँ उनके बेटे और बहू का पता पूछते हैं। तभी सीता जी कहती है पुलिस से, बेटा, जिस मकान में मैं, मेरे पति, बहू, बेटे रहा करते थे, उस मकान से मेरे बेटे बहू ने हम दोनों को निकाल दिया साजिश करके। लेकिन वो मकान मेरे पति के मेहनत की कमाई से बना है बेटा। हम चाहते हैं कि उस घर में हम दोनों रहें, हम और मेरे पति रहें, ना कि मेरे बेटे और बहू। उन दोनों ने बड़ी ही चालाकी से हम दोनों को घर से बाहर कर दिया, क्योंकि उस दोनों ने मिलकर हम दोनों को मारने की कोशिश की है। बीच मझधार में छोड़कर इतनी अंधेरी रात में चला गया, इसलिए उनको उनके कर्मों का सज़ा मिलना चाहिए। यह सुनकर पुलिस वादा करते हैं, अंकल आंटी आप फिक्र ना करें, मैं आपको आपका हक दिलवा कर रहूँगा, आप बस आराम से इस घर में रहिए। इतना कहकर पुलिस अपने काम पर निकल जाते हैं। उसी दिन से पुलिस सीता जी के बेटे बहू के कैरेक्टर का पता लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ एक पेपर बनवाते हैं जिस पर लिखा होता है कि वो घर सरकारी ज़मीन पर बना है। 3 दिन के अंदर इस ज़मीन को, इस मकान को खाली करना होगा। एक नोटिस रिश्वत लेने के जुर्म में 4 लाख रुपए की मांग की जाती है। वो पेपर बनवाते हैं। ये दोनों पेपर लेकर पुलिस उसके घर पर रात को पहुंचती है, जहां पर पंकज और रूपा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, अच्छे अच्छे पकवान मिठाइयाँ खा रहे थे। नोटिस मिलते ही पंकज और रूपा को जैसे सांप सूंघ गया, उसके होश ही उड़ गए। वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, मैं ये घर छोड़कर कहाँ जाऊँगा इंस्पेक्टर साहब, मेरा दूसरा कोई घर, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 3 दिन के अंदर पंकज और रूपा को घर खाली करके वहाँ से मजबूरन जाना पड़ा। 4 दिन रोड किनारे भूख प्यास से तड़पते रोते, सभी को फ़ोन लगाते, अपनी मदद का गुहार लगाते, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, कोई मदद नहीं की। किसी ने उसकी कुछ ना सुनी। एक वकील खड़ा होकर सब देख रहा था, जिसे वह पेपर बनवाई थी जिसने, और पुलिस के साथ घर पर भी आए थे। वो पंकज के पास आकर कहते हैं, अरे भाई, तुम दोनों यहाँ रोड पर क्या कर रहे हो। सर आप उस दिन मेरे घर पर आए थे ना पेपर लेकर। सर मैं कहाँ जाऊँगा, कोई ठिकाना नहीं है।
इतने दिन से भूखा हूँ। यह सुनकर वकील खुश हो जाता है और हंसने लगता है। तभी रूपा रो रो कर कहने लगती है, सर हमें माफ़ कर दीजिए। आज हमें मेरे कर्मों का फल मिल गया। हम दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए आज हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। हमने अपने सास ससुर को आधी रात में जंगल में मरने को छोड़ दिया और घर चली आई। पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे, जीवित होंगे भी या नहीं। इतना सुनते ही वो वकील सब बोलने लगते हैं, कोई बात नहीं, तुम दोनों को अगर एहसास हो गया है अपनी गलती का तो अच्छा है। अब तुझे भगवान ही क्षमा कर देंगे। चलो मेरी गाड़ी में बैठो। लेकिन कहाँ जाना है? सर अभी तुझे पता चल जाएगा। कुछ देर बाद वकील साहब पंकज और रूपा को उसके घर पर छोड़ देते हैं। लेकिन सर हमें तो नोटिस मिली थी ये घर खाली करने की, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? कहते कहते अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर जब अपने माता पिता को सामने बैठे देखते हैं, बेटे और बहू के कदमों तले जमीन खिसक जाती है, रोने लगते हैं। पागलों की तरह, भिखारी की तरह जमीन पर बैठकर अपने माता पिता से माफ़ी की भीख मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। माफ़ कर दीजिए पिताजी, माँ जी, हमने पाप किया है। रूपा और पंकज माफ़ी मांगकर वापस घर से बाहर जाने लगते हैं। तभी निराला जी और सीता जी अपने बहू और बेटे को रोक लेते हैं और कहते हैं गुस्से में आकर, तुम दोनों ने तो सच में पाप किया ही है। लेकिन जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं ना, उसका सहारा बेटे और बहू बनते हैं। अगर तुम दोनों को गलती का एहसास हो गया है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस हम सब साथ मिलकर रहेंगे और रिश्वत के जुर्म में जो 4 लाख रुपए का जो डिमांड किया गया है वो माता पिता भर देते हैं, क्योंकि ये पेपर ओरिजिनल था उसे सबक सिखाने के लिए। लेकिन सरकारी ज़मीन पर जो मकान बना है ये पेपर फर्जी था, सिर्फ उसे ये एहसास दिलाने के लिए कि एक बूढ़े माता पिता के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करना चाहिए था। पुलिस वालों की तरफ से तो ये पेपर फर्जी था, क्योंकि अब बेटे बहू को सबक मिल चुका था, वो सुधर भी गया था और वो अब रिश्वत भी नहीं लेता। इसी बीच रूपा माँ बनी, घर में एक और खुशी आई। अब सभी लोग हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। तो दोस्तों यह थी आज की एक प्रेरणादायक स्टोरी, शिक्षाप्रद कहानी। कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।